मेरा नाम विशाल है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे। फिर भी मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर इस लड़की के साथ शादी कर ली थी। अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने की वजह से मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे पिता ने मुझे जायदाद से भी बेदखल कर दिया था। मैं अच्छा खासा जवान खूबसूरत मर्द था। मुझे हमारे ही मोहल्ले में रहने वाली एक जवान खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। उसका नाम नीतू था। नीतू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी और मैंने अपने मम्मी पापा से नीतू के लिए कई बार झगड़ा किया था। उनसे कई बार कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मगर वो लोग मेरी उसके साथ शादी करवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। इसलिए मजबूरन मुझे और नीतू को घर से भागकर शादी करनी पड़ गई। हम दोनों अपने घर वालों को छोड़कर बहुत दूर चले आए थे और इस शहर में आकर रह रहे थे, जो हमारे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ आने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी थी। मैंने नीतू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। नीतू और मैं, हम दोनों ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। हम दोनों के ही घरों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब अपने परिवार वालों से अलग होने के बाद हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया था, लेकिन फिर भी हालात से लड़कर हम दोनों ने सब कुछ ठीक कर लिया। नीतू पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था, जबकि मैं भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी। घर छोड़कर आने के बाद तो फ़िलहाल मैं अकेला ही नौकरी कर रहा था और इस दौरान हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। भले ही मैं पहले से कम सैलरी ला रहा था, मगर इसमें भी हम दोनों पति पत्नी का गुजारा आराम से हो जाता था। हमने किराए का एक कमरा लिया हुआ था जिसमें हम दोनों रह रहे थे और अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों को ही अपने घर वालों की याद तो बहुत आती थी, मगर क्या कर सकते थे। प्यार के लिए कुर्बानियाँ तो देनी ही होती हैं। मैंने तो जैसे तैसे अपने दिल को समझा लिया था, मगर नीतू अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपने घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। एक दो बार उसने अपनी मम्मी से बात की थी, मगर उसकी मम्मी ने उससे बात नहीं की और उसे एक दिन साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है और हम लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, हमारे दिल में तुमसे बात करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, हम तुम्हारी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहते। नीतू अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत रोई थी। वक्त के साथ साथ वो भी अपने परिवार वालों को भूल गई थी, क्योंकि ऐसा होना तब मुमकिन हुआ था जब शादी के 4 महीने के बाद नीतू को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस खुशी के बाद हम दोनों ने अपने परिवार वालों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दिया था और हम अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचने लगे थे। उसके बारे में सोच सोच कर खुशियाँ मनाने लगे थे और फिर 9 महीने पूरे होने के बाद मेरी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जिसके सहारे हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। उसके आ जाने से हम अपनी ज़िंदगी के सारे गम भूल गए थे, पुरानी सारी परेशानियों को भूल गए थे, पुराने सारे रिश्तों को भूल गए थे। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने हमें एक सहारा दे दिया है, हमारी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता शामिल कर दिया है। अपने बेटे के साथ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम दोनों पति पत्नी इतने खुश थे कि हमें खुद को लगता था कि किसी दिन हमारी खुशियों को नज़र न लग जाए। कई साल इसी तरह से बीत गए और धीरे धीरे मेरा बेटा 8 साल का हो गया था। हम दोनों पति पत्नी उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखते थे। वो जो कहता था वो समय से पहले ही पूरी कर दिया करते थे। उसकी परवरिश करना, उसको प्यार करना हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला और अहम मकसद था। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था और अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे सड़क से लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया और मेरी पत्नी को भी फ़ोन कर दिया। मेरी पत्नी और बेटा बहुत डर गए थे। वो लोग अस्पताल आ गए और बुरी तरह से रोने लगे। मैं ठीक था, लेकिन मेरे एक पैर में गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और डॉक्टर का कहना था कि मुझे लगभग 2 साल तक बेड रेस्ट करना होगा। अगर मैंने अपना ध्यान नहीं दिया तो मैं सारी ज़िंदगी अपने पैर से लाचार हो सकता हूँ और इसके लिए मुझे बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी पत्नी और बेटा बहुत परेशान हो गए थे। मेरा बेटा भी स्कूल जाता था, उसकी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा और अब तो मेरे इलाज के लिए भी पैसे काफ़ी उठ रहे थे। जैसे तैसे अस्पताल से तो मैं डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन मैं पूरी तरह से लाचार हो गया था।
डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अगर मैं बेड रेस्ट करता तो ऑफिस कौन जाता और हमारा गुजारा कैसे होता? फिलहाल जैसे तैसे तो कुछ दिन मैंने इसी तरह से गुजार लिए थे, लेकिन फिर घर के हालात बदलने लगे। घर में परेशानियां आने लगी। बेटे की पढ़ाई भी रुकने लगी थी क्योंकि फीस के लिए पैसे नहीं थे। मेरी पत्नी जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, मगर अब वो भी हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि जितने भी पैसे थे सब खत्म हो चुके थे। एक दो बार तो मेरी कंपनी के बॉस ने भी मुझे इलाज के लिए पैसे दे दिए थे, मगर वो भी बार बार पैसे नहीं दे सकते थे। घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि आप तो जानते हो कि मैंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, मुझे हॉस्पिटल में नर्स की आसानी से नौकरी मिल सकती है। अगर आप मुझे नौकरी करने की परमिशन दो तो मैं नौकरी कर लूं और इस तरह हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे। जब तक आप बीमार हो सिर्फ तब तक, जब आप ठीक हो जाओगे और नौकरी पर जाने लगोगे तो फिर मैं नौकरी नहीं करूंगी। मेरी पत्नी मुझसे ये बात कहते हुए हिचकिचा रही थी। वो जानती थी कि मैं औरतों की नौकरी करने के सख्त खिलाफ रहता हूँ, मगर अब हालात ही ऐसे आ गए थे कि मेरी पत्नी जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। आखिरकार मुझे अपने बेटे की भी तो पढ़ाई जारी रखनी थी। जिस तरह मेरी कंडीशन हो रही थी, इस तरह तो उसकी पढ़ाई एक न एक दिन ख़त्म ही हो जानी थी। इसलिए अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने उसे नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। मेरी पत्नी ने एक बड़े से अस्पताल में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई किया तो उसे आसानी से नौकरी मिल गई थी और फिर इस तरह मेरी पत्नी ने नर्स की नौकरी करना शुरू कर दी थी। एक तरफ उसे मेरी भी फिक्र लगी हुई थी कि वो घर से बाहर नौकरी करने जाएगी तो मेरा क्या होगा और मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन मैंने उसे समझाया था कि तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि कुछ समय की ही तो बात है। भगवान मुझे जल्दी सेहतमंद कर दे तो तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी को तसल्ली दे दिया करता था। वो मेरे बेटे को सुबह स्कूल पहुंचाने के लिए जाती तो वहीं से ही अस्पताल निकल जाया करती थी और मेरे सारे काम कर दिया करती थी। मेरा एक दोस्त था जो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट किया करता था। उसे दिन में सोने के लिए एक घर की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उससे कहा था कि तुम्हें किराए का घर लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन मेरी पत्नी घर से बाहर होती है, सिर्फ रात को ही आती है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लिया करो। इस तरह मेरा भी साथ हो जाएगा। मेरा दोस्त रहता तो दूसरे शहर में था, मगर इस शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी, इसलिए उसको मेरा ऐसा कहने पर आसानी हो गई थी और फिर वो अपना सामान लेकर मेरे घर में आ गया था। इस बात से मेरी पत्नी को भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसे तो खुशी हो रही थी कि सारा दिन मेरे साथ रहने वाला कोई इंसान आ गया है। अब वो बेफिक्री से अपनी नौकरी कर सकती है। मेरे बेटे को भी स्कूल से मेरा दोस्त ले आया करता था। मेरी पत्नी सुबह सवेरे ही हम लोगों के लिए खाना बनाकर चली जाती थी। मेरा दोस्त हम सब लोगों के लिए दोपहर को खाना गर्म करता और हम लोग खाना खाने के बाद आराम से सो जाते थे। शाम को सोकर उठते तो घर के एक दो काम मेरा दोस्त कर दिया करता था। इस तरह बातों ही बातों में सारा दिन किधर को गुजर जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे मेरी पत्नी को नौकरी करते हुए 10 महीने गुजर गए थे। मेरी पत्नी की वजह से हमारे घर के हालात पहले की तरह हो गए थे, बल्कि पहले से ज़्यादा ही बेहतर हो गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पैसे कमाया करती थी। क्योंकि नर्स को तो दिन की ड्यूटी के साथ साथ कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। एक दिन मेरी पत्नी ने घर आकर मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र दुबई में हो रहा है। वहाँ के अस्पताल में उन्हें लगभग 3 महीने रहकर ट्रेनिंग करनी होगी, इसलिए मेरी पत्नी और उसके अस्पताल के पूरे स्टाफ को वहाँ शिफ्ट होना पड़ रहा है। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि तुम जा सकती हो, वैसे भी ज़्यादातर तुम्हारा समय अस्पताल में ही गुजरता है, बस तुम 2-4 घंटे के लिए ही तो घर में आती हो। सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर तुम जाना चाहो तो बेफिक्री से जा सकती हो। मेरी पत्नी मेरी इस बात पर खुश हो गई थी और उसने जाने के लिए अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी थी। सिर्फ 3 महीने की ही तो बात थी, उसके बाद तो मेरी पत्नी यहाँ पर वापस आ जाती और फिर मैं भी धीरे धीरे रिकवर होने लगा था। डॉक्टर ने मुझे इतना बता दिया था कि मैं बेड से उठकर बैठ सकता हूँ, मगर अभी चल फिर नहीं सकता। मेरी पत्नी खुशी खुशी अपनी पैकिंग करने के बाद दुबई के लिए निकल गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वहाँ पहुँचते ही तुम मुझे कॉल करके बता देना, ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगी तुम वहाँ पहुँच चुकी हो। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं वहाँ पहुँचते ही आपको कॉल कर दूँगी। मेरी पत्नी जैसे ही दुबई पहुँच गई तो उसने मुझे कॉल करके बता दिया था कि वो आराम से यहाँ पहुँच गई है और अगले दिन से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी।
कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी मुझे रोज़ कॉल करके बताती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। हम दोनों बाप बेटे नीतू से काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते थे और वीडियो कॉल भी किया करते थे, जिससे हम लोगों को एक दूसरे को देखकर सुकून मिल जाता था। काफ़ी समय इसी तरह से गुजर गया था। हम लोग रोज़ एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन अचानक कुछ दिनों से मेरी पत्नी काम ज़्यादा होने का कहकर हमसे बातचीत कम करने लगी थी। कभी कहती कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगी, तो कभी कहती कि अभी मुझे बात करने का समय नहीं है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अपनी पत्नी की कॉल वहीं से आने का इंतज़ार करता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कॉल ही नहीं कर रही थी। मैं अपनी तरफ से कॉल करता तो रिंग जाती रहती थी, मगर मेरी पत्नी मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं करती थी। मेरा बेटा हर रोज़ मुझसे पूछने लगा था कि मम्मी कॉल क्यों नहीं करती, हमसे बात क्यों नहीं करती। आखिर मम्मी को इतना भी क्या काम दिया गया है कि वो हमको भूल गई हैं। अब मैं अपने बेटे को क्या समझाता, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था कि दूर जाने के बाद मेरी पत्नी हमें भूल कैसे सकती है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी की कॉल हमें आती ही नहीं थी और जब मैं उसे कॉल करता तो उधर से कॉल रिसीव भी नहीं होती थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दोस्त भी मुझे तसल्ली देता रहता था। जब 2 महीने इसी तरह से गुजर गए, मेरी पत्नी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे अंदर से चोट पहुंचाई थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुबई जाने के बाद भाभी को कोई और पसंद आ गया हो और उन्होंने उसके साथ शादी कर ली हो। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अपने दोस्त का मुंह तोड़ दूं, मगर उसने फिर मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मुझे उसकी बात पर यकीन आने लगा था। उसने कहा कि जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ भागकर शादी की थी, इसी तरह वो किसी दूसरे मर्द के साथ भी भागकर शादी कर सकती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए भागकर शादी करना या अपने पुराने रिश्तों को छोड़कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी पत्नी मुझे और मेरे बेटे को छोड़ चुकी है, क्योंकि 2 महीने मेरे और मेरे बेटे के नीतू से बात किए बिना किस तरह गुजरे थे, ये हम लोग ही जानते थे। मेरा बेटा बार बार अपनी माँ को याद करता था। एक दिन तो वो रोते हुए कहने लगा कि पापा, मुझे तो लगता है कि मम्मी हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी हैं, तभी तो वो हमसे बात नहीं कर रही। मैं जानता हूँ कि वो मेरी माँ है। जीते जी कोई माँ अपनी औलाद को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, और मेरी मम्मी तो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती। ज़रूर वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, तभी तो उनकी हमसे बात नहीं हो पा रही। न जाने अचानक से ये सब क्या हो गया था। भगवान की कृपा थी कि मैं धीरे धीरे रिकवर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे चलने के लिए भी बोल दिया था, मगर मुझे अंदर ही अंदर अपनी पत्नी की फिक्र खाई जा रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हमें कुछ भी करके दुबई चलना चाहिए और वहां जाकर नीतू को तलाश करना चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, दुबई इतना बड़ा है, वहां जाकर हम तुम्हारी पत्नी को कैसे तलाश करेंगे। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे मुझे पता है कि मेरी पत्नी अस्पताल में नर्स की नौकरी करने गई हुई है, और वो कौन से अस्पताल में गई है मैं उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं अपनी पत्नी को ढूंढ लूँगा और फिर मैं उसे यहाँ लेकर वापस आ जाऊँगा। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो, ये इतना आसान नहीं है। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम प्लीज़ मुझे दुबई लेकर चलो। इस तरह मेरा दोस्त मेरे साथ दुबई चलने के लिए राज़ी हो गया था। अपने बेटे को मैंने अपने दूसरे दोस्त के घर उसकी पत्नी के पास छोड़ दिया था, जबकि मैं अपने दोस्त के साथ दुबई चला गया था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी कौन से अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही है, क्योंकि वो पहले जिस अस्पताल में नौकरी किया करती थी, मैंने वहाँ से उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली थी कि अब वो दुबई जाने के बाद कहाँ है और कौन से अस्पताल में नौकरी करती है। दुबई पहुंचने के बाद हम दोनों डायरेक्ट उसी अस्पताल में पहुंच गए थे जहां पर मेरी पत्नी नौकरी करती थी। यहां आने के बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की थी, मगर किसी को भी मेरी पत्नी के बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि मैंने पूरा अस्पताल छान मारा था, मुझे कहीं पर भी मेरी पत्नी नहीं मिली थी। वहाँ के स्टाफ का यही कहना था कि काफ़ी दिनों तक तो नीतू अस्पताल में अपनी ड्यूटी करती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही उसने यहाँ आना बंद कर दिया। उसके बाद वो कहाँ चली गई, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता। मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा था कि इन्हीं लोगों के स्टाफ की एक नर्स गायब थी
और इन्हीं लोगों को कुछ पता नहीं था, या फिर इनमें से कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी पत्नी को कहाँ तलाश करूं? मेरी पत्नी मुझे कहीं नहीं मिली। काफ़ी दिनों तक मैं अपनी पत्नी को दुबई में इधर उधर तलाश करता रहा, मगर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। हार कर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया था, क्योंकि मैं हिम्मत हार चुका था और घर वापस जाने की हिम्मत तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बेटे को क्या जवाब देता। उसे तो यही लगता था कि मैं उसकी मम्मी को साथ लेकर आऊँगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम फ्लाइट से अपने शहर जाओ और वहाँ जाने के बाद अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन करो, और साथ ही साथ मेरे बेटे का भी ख्याल रखना। वो मेरे साथ रुकना तो चाहता था, मगर मैंने उसे वापस भेज दिया था, क्योंकि मेरे बेटे को भी वहाँ तसल्ली देने के लिए कोई होना चाहिए था। मेरा दोस्त जा चुका था, अब मैं यहाँ पर अकेला रह गया था। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफाई की है। वो चाहती तो अपने ही शहर में रहकर मेरे साथ बेवफाई भी कर सकती थी। भला उसे इतनी दूर आने के बाद मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी पत्नी से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ज़्यादा नहीं तो एक बार उससे मुलाकात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो हमसे क्यों छुप रही है। मगर ना जाने क्यों मुझे इस अस्पताल के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अजीब थे। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर नौकरी करने के बहाने अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। ज़रूर मुझे यहाँ से अपनी पत्नी का कोई क्लू मिल जाएगा। मैंने अस्पताल में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए वहाँ के कुछ बड़े डॉक्टर से बात की थी, तो उन लोगों ने मुझ पर रहम खाकर मुझे वहाँ पर नौकरी दे दी थी, और इस तरह मेरी नौकरी वहाँ पर पक्की हो गई थी और मैं नौकरी करने लगा था। यहाँ आने के बाद मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, मगर अस्पताल में तो मरीजों का आना जाना 24 घंटे लगा रहता है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं यहीं पर कहीं सो जाया करूँगा। मैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लग गया था और मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा था। मैंने अपने दोस्त को बता दिया था कि मैं यहाँ पर कुछ दिन नौकरी करके देख लेता हूँ। अगर मुझे अस्पताल से अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता चलता है तो ज़रूर मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा, और जब तक उसे ढूंढ नहीं लूँगा तब तक वापस नहीं आऊँगा। और अगर फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर मैं खामोशी से वहाँ से आ जाऊँगा और बेटे को भी सब कुछ बता दूँगा। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए काफ़ी समय हो गया था, मगर किसी के भी थ्रू मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चला था। मैं पूरी तरह से निराश होकर रह गया था। जब भी फुर्सत मिलती तो अपनी पत्नी का नंबर ट्राई किया करता था। अब तो मेरी पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ जाने लगा था, ना जाने वो कहाँ चली गई थी। इसी तरह मैं एक दिन परेशान बैठा हुआ अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर लगातार ट्राई कर रहा था, जब अचानक पीछे से एक वार्ड बॉय मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब के केबिन में गया तो वो कहने लगे कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मेरे घर पर रह गई हैं, तुम्हें मेरे घर से फाइल्स लेकर आनी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं यहाँ के रास्तों को नहीं जानता। वो कहने लगे कि मेरा ड्राइवर तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। घर के अंदर जाने के बाद तुम नौकरानी से कह देना, वो तुम्हें मेरी फाइल्स दे देगी। यहाँ के डॉक्टर्स और बाकी सारे लोग ये बात तो जानते थे कि मैं दुबई का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, मगर ये बात कोई नहीं जानता था कि मैं नीतू का पति हूँ, क्योंकि इस बारे में मैंने किसी को बताया ही नहीं था। मैं ड्राइवर के साथ डॉक्टर साहब के घर चला गया था। ड्राइवर बाहर गाड़ी में ही बैठा हुआ था, जबकि उसने मुझे गाड़ी से उतरकर अंदर जाने का इशारा दिया। मैं अंदर गया और वहाँ पर एक नौकरानी थी। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर साहब की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स घर पर रह गई हैं, उनके कमरे से लेकर आनी है। नौकरानी कहने लगी कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं अभी वहाँ पर खड़ा ही हुआ था, तभी अचानक मेरी नज़र एक औरत पर गई जो भले ही पीठ फेर कर खड़ी हुई थी, मगर न जाने क्यों मुझे इस औरत को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं इसके सामने जाने की कोशिश करने लगा, तभी अचानक वो पलट गई और उसकी शक्ल देखकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं हूँ, और वो भी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। शायद वो मुझे पहचान गई थी, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी, मेरी नीतू थी, जिसको मैं ना जाने कब से यहाँ तलाश कर रहा था। आज वो मुझे यहाँ इस डॉक्टर के घर में मिली थी और वो बिल्कुल सही सलामत थी। वो मुझे पहचान भी गई थी, तभी तो मुझे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। मैंने उससे कहा कि नीतू, तुम यहाँ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम जानती हो कि मैं तुम्हें न जाने कब से तलाश कर रहा हूँ। मुझे देखते ही मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक वो घबरा गई और कहने लगी कि विशाल, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम जानते हो कि मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि वो किसी तरह मेरी तुमसे बात करवा दे। मैंने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं चल सकती। इस डॉक्टर ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ है। इसने मुझे किडनैप कर लिया है। तुम अगर मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना चाहते हो तो मेरी मदद करो, क्योंकि मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती। मेरे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर के पास है। तुम्हें मेरे लिए दोबारा से वीज़ा बनवाना होगा, मैं तभी यहाँ से भाग सकती हूँ। और सुनो, इससे पहले कि नौकरानी आ जाए, मैं तुम्हें एक सबसे अहम बात बताना चाहती हूँ। अस्पताल में मासूम लोगों के शरीर के अंगों को निकालकर बेचा जा रहा है। मैंने उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तभी इस डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर कैद करके रख लिया और वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो और पुलिस के सामने यह हकीकत लेकर आओ कि अस्पताल में लोगों के अंगों का गलत तरीके से व्यापार किया जा रहा है, जिसके बारे में लोग खुद भी ये नहीं जानते। अभी मैं और ये नीतू ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक नौकरानी के आ जाने से मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई कि कहीं नौकरानी हम दोनों को साथ ना देख ले। वो मुझसे अनजान बन गई, लेकिन इस दौरान मेरी पत्नी मुझे सब कुछ बता चुकी थी और अब मुझे अपनी पत्नी को बचाने के साथ साथ अस्पताल वालों का वो राज भी खोलना था जो मुझे मेरी पत्नी ने बताया था। मगर मैं जब से वहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहा था, मुझे तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। अगर मैं पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाता तो पुलिस भी मुझसे सबूत मांगती और इन लोगों का राज फाश करने के लिए मुझे सबूत की बहुत ज़रूरत थी। इस अनजान शहर में आ जाने के बाद मैं अपना गुजारा जैसे तैसे कर ही रहा था, मगर अब तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बता दिया था। अब मुझे कुछ भी करके उस डॉक्टर से अपनी पत्नी को रिहा करवाना था। अब मुझे अस्पताल के हर एक इंसान पर नज़र रखनी थी, क्योंकि जो बात मुझे मेरी पत्नी ने बताई थी ज़रूर ऐसा कुछ होगा, तभी तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी को कैद करके रख लिया था। मुझे यहाँ से अपनी पत्नी को निकालना था। इसके लिए मुझे यहाँ की पुलिस की पूरी मदद चाहिए थी और मैं इन लोगों पर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। इसलिए मैंने अब अपना काम करना शुरू कर दिया था। मैं इस अस्पताल में बने हुए ऑपरेशन थिएटर में जाकर ये देखता था कि वहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन एक दिन मेरी आंखों के सामने ये सच्चाई भी आ गई थी, जब एक डॉक्टर को मैंने फ़ोन पर बात करते हुए सुना, जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा था कि इस बार किडनी निकाल ली है और किडनी के दाम ज़्यादा होने चाहिए। डॉक्टर को फ़ोन पर बात करते हुए सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी करके मुझे यहाँ पर डॉक्टर्स का भरोसा जीतना होगा और इन लोगों के साथ मिलकर ये सब कुछ कैसे और कब करते हैं, मैं अब इन डॉक्टरों के ज़्यादा करीब होने लगा था जो इस काम में शामिल थे, क्योंकि अस्पताल का हर डॉक्टर इस काम में शामिल नहीं था। कुछ जूनियर डॉक्टर्स ऐसे थे जो ऑपरेशन के टाइम पर मरीज़ के शरीर के कुछ ऐसे अंग निकाल लिया करते थे जो महंगे दामों में बिकते थे और उनको महंगे दामों में बेचकर उनका व्यापार कर रहे थे। मैंने डॉक्टर्स के साथ जान पहचान बनानी शुरू कर दी। कुछ दिन गुजरे थे और इस तरह मैं डॉक्टर्स का भरोसा जीतने में कामयाब रहा था। इस तरह वो डॉक्टर्स मुझे अपने साथ ऑपरेशन के दौरान रखने लगे थे, क्योंकि मेरे अलावा और भी कुछ वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते थे। डॉक्टर अपना काम करने के बाद किडनी निकालकर वार्ड बॉय को दे दिया करते थे। ये काम वार्ड बॉय का ही होता था, जो दूसरे डॉक्टर को वो किडनी देकर आता था और पैसों का लेन देन ये लोग आपस में अपने हिसाब से कर लिया करते थे। लेकिन इस दौरान मैंने अपनी चालाकी दिखाई थी। ऑपरेशन के समय जब ये लोग पेशेंट के ज़रूरी अंग उसके शरीर से निकाल रहे होते थे, तब मैं खामोशी से अपना मोबाइल निकालकर फ़ोटो क्लिक कर लिया करता था, तो कभी वीडियो बना लेता था। ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हो चुका था, क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ मिलकर उनके जैसा ही काम करना था ताकि मैं सबूत इकट्ठे कर सकूं। अभी तक इनमें से किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ था। इन लोगों को यही लगता था कि मैं एक मजबूर इंसान हूं और यहाँ पर उनके साथ मिलकर पैसा कमाना चाहता हूं, क्योंकि हम 3 लोग थे जो अभी इस गैंग में शामिल थे।
पहले ही 2 वार्ड बॉय इन लोगों के साथ मिले हुए थे और अब तीसरा मैं हो गया था। हमें इस काम के पैसे दिए जाते थे और इस तरह धीरे धीरे मुझे पता चल गया था कि इस काम में कौन कौन शामिल है और ये काम किसके साथ मिलकर हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर चुका था और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत मेरे फ़ोन में थे, क्योंकि मैं चोरी चुपके हर काम की वीडियो बना लेता था या फिर फ़ोटो खींच लेता था। अपनी पत्नी से मैं दोबारा नहीं मिल पाया था, क्योंकि जिस घर में मेरी पत्नी थी वहाँ पर बहुत सारे पहरे थे, कदम कदम पर कैमरा लगे हुए थे। ये बात मेरी पत्नी पहले ही मुझे बता चुकी थी, तभी तो वो कैमरे के सामने से हटकर मुझसे बातचीत कर रही थी। ये डॉक्टर बहुत खतरनाक था, जिसने मेरी पत्नी को अपने पास कैद में रखा हुआ था। मुझे कुछ भी करके इस डॉक्टर के चंगुल से अपनी पत्नी को निकलवाना था। इसके लिए मुझे इस अस्पताल वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे और इसी तरह मैंने ढेर सारे सबूत अपने मोबाइल में इन लोगों के खिलाफ इकट्ठे कर लिए थे। मैं बहुत चालाकी से और फूंक फूंक कर कदम रख रहा था कि कहीं मेरे बारे में इन लोगों को पता न चल जाए, और इस तरह मेरे पास मोबाइल में ढेर सारे ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ गई थी जो एक ऐसा सबूत था जिसे मैं अगर पुलिस के हवाले कर देता तो वो लोग पक्का इन लोगों को अरेस्ट कर लेते। मैं एक दिन फिर से किसी बहाने से डॉक्टर के घर गया ताकि अपनी पत्नी को ये बात बता सकूं कि मेरे पास इन लोगों के खिलाफ काफ़ी सबूत आ चुके हैं। मगर मैं जब डॉक्टर के यहाँ गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी। शायद ये दरिंदा मेरी पत्नी पर हाथ उठाता था और अब मैंने सोच लिया था कि वक्त ज़ाया किए बिना ही मुझे पुलिस को ये सारे सबूत ले जाकर दिखाने होंगे और इन लोगों को अरेस्ट करवाना होगा। और इसी तरह मैं दुबई पुलिस के पास चला गया। वहां जाने के बाद मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं और मेरी पत्नी यहां तक किस तरह से पहुंची। पुलिस वालों को मैंने अपने मोबाइल में वीडियो और फोटोज़ भी दिखा दिए थे और बताया था कि ये लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते समय उसके शरीर से ज़रूरी और कीमती अंग निकालकर मोटे दामों में आगे बेच रहे हैं। यहाँ पर अंगों का गौरख धंधा किया जा रहा है। अस्पताल के ही एक सीनियर डॉक्टर के पास मेरी पत्नी कैद में है। जब तक आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, मेरी पत्नी वहां से नहीं आ पाएगी। सारे सबूत देखने के बाद पुलिस वालों ने एक्शन लिया था और पुलिस ने अस्पताल में जाकर छापा मारा था। वहां जाने के बाद पुलिस के सामने सब कुछ खुलकर आ गया था कि अस्पताल में अंग बेचने वाला व्यापार किया जा रहा है। डॉक्टर ने और बाकी स्टाफ के लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि वो लोग अपने आप को बचा सकें, मगर दुबई पुलिस और वहाँ की सरकार बहुत ईमानदारी से अपना काम करती है। उन लोगों को जब पता चला कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ तो उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मेरी पत्नी को दूसरे देश का समझ के यहाँ के डॉक्टर ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया था। पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाले पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया था और वो डॉक्टर जिसने मेरी पत्नी को अपने पास कैद करके रखा हुआ था उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दिया था। मेरी पत्नी ने भी पुलिस को बयान दिए थे। दरअसल जब मेरी पत्नी यहाँ पर आई थी तो वो अस्पताल में बड़ी ईमानदारी के साथ नौकरी कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ के अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर मेरी पत्नी ने यहाँ पर नज़र रखनी शुरू कर दी। और फिर एक दिन ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी के सामने ये सच्चाई खुलकर आ गई थी कि यहाँ पर अपना ऑपरेशन करवाने के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, ऑपरेशन के समय उनके सही और कीमती अंगों को निकाल लिया जाता है और उन्हें मोटे दामों में बेच दिया जाता है। मेरी पत्नी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी पत्नी पुलिस को सारी सच्चाई बताने जा रही थी। जब डॉक्टर को ये बात पता चली कि मेरी पत्नी पुलिस को सारी सच्चाई बता देगी और इस पर अस्पताल का राज फाश कर देगी, और उन लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत लालच दिया कि वो मेरी पत्नी को ढेर सारे पैसे देंगे अगर मेरी पत्नी भी इस काम में उन लोगों का साथ दे। मगर मेरी पत्नी एक ईमानदार औरत थी, वो अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी, भले ही उसकी जान पर क्यों ना बनाए। डॉक्टर और स्टाफ के लोगों ने मिलकर मेरी पत्नी को पकड़ लिया। डॉक्टर चाहता तो मेरी पत्नी को उसी समय जान से भी मार सकता था, क्योंकि अनजान देश में मेरी पत्नी अगर मर भी जाती तो मैं शायद उसका कोई पता नहीं लगा पाता। लेकिन उसने मेरी पत्नी की खूबसूरती देखकर कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता, और फिर तुम जवान और सुंदर हो। वो मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती घर लेकर चला गया और मेरी पत्नी के साथ गलत किया। इस तरह उसने मेरी पत्नी को अपने ही घर में गुलाम बनाकर रखा था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरी पत्नी पर हर रोज़ उतारता था, मेरी पत्नी के साथ गलत काम करता था। अगर वो उसे रोकने की कोशिश करती तो वो मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी देता था। मेरी पत्नी दिन रात रोते रोते मुझे याद करती थी। वो चाहती थी
कि वो डॉक्टर के घर से भाग जाए। उसने कई बार कोशिश भी की थी, मगर वो हर बार नाकाम रही थी। जब मैं उसे डॉक्टर के घर में मिला था, तब उसने मुझे इन लोगों को पकड़वाने का और सबूत इकट्ठे करने का तरीका बता दिया था। इस तरह मैंने सबूत इकट्ठे किए और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक अनजान देश में उस देश का वासी ना होते हुए भी मैंने और मेरी पत्नी ने वहां पर क्राइम होते हुए देखा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वहाँ की सरकार को हम दोनों पति पत्नी की ये बात बहुत पसंद आई थी। इस तरह उन लोगों ने हमें इज्जत के साथ हमारे देश वापस पहुँचा दिया और वहाँ की सरकार ने हम दोनों पति पत्नी को 2 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए थे, क्योंकि हमने वहाँ पर एक क्राइम होते हुए देखा और आरोपियों को जेल तक पहुँचा दिया था। उस अस्पताल में काम करने वाले सारे ही गलत डॉक्टर और स्टाफ के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि पूरे के पूरे स्टाफ को अब दोबारा से बदल दिया गया और अब वहाँ पर ईमानदार डॉक्टर्स रखे गए थे। और अब हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी और सही सलामत अपने देश और अपने घर वापस आ गए। यहाँ आने के बाद मेरी पत्नी मेरे बेटे से लिपटकर कई घंटों तक रोती रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी को ऐसा लगता था कि शायद मैं सारी ज़िंदगी उसके बारे में कभी पता लगा ही नहीं पाता और इसी तरह मेरी पत्नी घुट घुट कर मर जाती। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मुझे दुबई की गवर्नमेंट से जो सरकारी मदद मिली थी, उससे मैंने अपना यहाँ आने के बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और इस तरह हम दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब हम लोग एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई का साथ देने वाले लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।